नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल कला वर्ग में। और अपनी आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं राजनीति विज्ञान कक्षा 11 का अध्याय फर्स्ट बुक का पहला अध्याय आपका संविधान। संविधान वाले अध्याय में देखिए हमें पढ़ना क्या क्या है बच्चों। कुछ सिलेबस में परिवर्तन आया है, कुछ चेंज आया। हमारा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो था वो मर्ज हो चुका है वो एक जगह। तो अब हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। एक तो संविधान का निर्माण हमें पढ़ना है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और संवैधानिक संशोधन। इन 5 चीज़ों के बारे में हम अपने संविधान वाले अध्याय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि संविधान है क्या। संविधान किसी भी देश को चलाने के लिए लिखी गई एक किताब हो सकती है, लिखित या अलिखित। तो साधारण से शब्दों में हम कहेंगे संविधान लिखित व अलिखित नियमों का समूह होता है, जिसमें ये बताया जाता है कि किसी देश का शासन किस प्रकार से चलाया जाएगा, कौन सी संस्था का गठन किस प्रकार से होगा और किसके क्या अधिकार होंगे, सरकार के क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, नागरिकों के क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है। इन सब बातों के बारे में संविधान में लिखा जाता है। तो इसीलिए संविधान देश के लिए लिखी गई नियमों और कानूनों की एक किताब होती है। भारत में ये एक लिखित रूप में है संविधान, जबकि ब्रिटेन में अलिखित है। तभी हमने कहा कि लिखित और अलिखित नियमों का समूह संविधान कहलाता है। अब हम संविधान निर्माण वाले अपने बिंदु पर आ जाते हैं। तो संविधान बना कैसे। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत आई थी और आपके ब्रिटेन में जब श्रमिक दल की सरकार बनी थी उसके बाद कैबिनेट मिशन योजना भारत में भेजी गई थी। कैबिनेट मिशन भेजा गया था जिसका काम था भारत के लिए एक संविधान सभा का निर्माण करना। अब देखिए संविधान सभा का निर्माण किस आधार पर किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया था। इसको हिंदी में कभी कभी लिख दिया जाता है मंत्रिमंडलीय मिशन योजना या मंत्रिमंडलीय योजना। अब हमारी जो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना ने किया था और इसकी जो पहली बैठक हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और इसी पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त बनाया गया था। बाद में स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया था। हमारे संविधान को बनाने में कुल समय लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन का। अब हम संविधान सभा की संरचना देख लेते हैं। संविधान सभा की जो संरचना थी वो कैबिनेट मिशन योजना जो थी ब्रिटिश मंत्रिमंडल था। ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने कैबिनेट मिशन योजना में ये प्रस्तावित किया था कि जो प्रत्येक प्रांत, भारत के जितने भी प्रांत हैं, देशी रियासतें हैं, उनके समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जाएंगी। मतलब ये कहा गया कि जितनी जनसंख्या होगी, उन्होंने अनुपात रखा है इसमें 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का। इसके बाद ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 292 सदस्य चुनकर आने थे और देशी रियासतों से 93 सीटें आनी थी। मतलब रियासतों से कुल 93 सदस्य चुनकर आने थे और ब्रिटिश शासन वाले जो प्रांत थे वहाँ से 292 अब प्रत्येक प्रांत को 3 प्रमुख समुदायों में बांटा गया था। पहला था मुस्लिम, फिर दूसरा सिख और तीसरा था सामान्य। इन अनुपातों में बांट दिया गया और जनसंख्या 10 लाख पर एक प्रतिनिधि चुनकर आना था। कुल सदस्यों की जो संख्या थी वो थी 389 सदस्य। 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसका बहिष्कार मुस्लिम लीग के द्वारा कर दिया गया था। अब देखिए मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया था और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग की थी। मुस्लिम लीग ने किया था संविधान सभा का बहिष्कार, मतलब वो चाहती थी कि पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा गठित की जाए।
और हमने बताया था कि जो प्रांतों का प्रतिनिधित्व था वो 3 मुस्लिम, सिख और साधारण में किया गया था। इसी के साथ साथ संविधान सभा की प्रमुख समितियां थी, 7 समितियां थी इसमें। संचालन समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रारूप समिति, संघ शक्ति समिति, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति और राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति। जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी वो थी हमारी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का काम था संविधान का ढांचा तैयार करना। संविधान सभा की ब्रिटिश प्रांतों से 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। 213 सामान्य थे, 79 मुस्लिम थे तथा 4 सिख। संविधान सभा के सदस्यों में जो अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। संविधान सभा में महिला सदस्य थी 15। 11 दिसंबर को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया, निर्वाचित कर दिया गया। जो अस्थायी चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहली बैठक में, और दूसरी बैठक जब उनकी हुई थी संविधान सभा की दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ होती है। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु बहुत सारी समितियां नियुक्त की थी। इनमें सबसे प्रमुख थी हमारी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति। B.N. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो एक प्रश्न आ जाता है, संविधान सभा के जो सलाहकार थे कौन थे? संविधान सभा के सलाहकार B.N. राव जी थे। और जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हमारे बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया गया, और इन्हीं को ही भारतीय संविधान का जनक, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब हम देखिए 3 जून 1947 में माउंटबेटन योजना आई थी। माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत का विभाजन तय किया गया कि भारत का विभाजन 2 भागों में कर दिया जाएगा, और विभाजन का जो मुख्य आधार था वो था धार्मिक आधार पर, हिंदू और मुस्लिम। द्विराष्ट्र सिद्धांत भी जिसे कह सकते हैं, द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर भारत का विभाजन किया गया। अब विभाजन 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई थी, उसके अनुसार किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। देखिए, भारत का विभाजन हो गया और संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 रह गई, जो पहले 389 थी, जिसमें प्रांतीय 389 थी, वो 299 रह गई, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 और देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 थी। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। अब संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक चला। चलिए, ये एक लंबी कहानी हो जाएगी। हम आ जाते हैं स्टार्टिंग में ही, लास्ट में आ जाते हैं। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया। आपकी जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें भी आपने देखा होगा कि भारत का संविधान पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, जिसको बनाने में 2 वर्ष 18 महीने और 11 दिन का समय लगा था। जो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा
द्वारा पारित संविधान था। इसमें कुल 22 भाग थे, 395 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और अनुसूचियां 12 हो गई हैं। ठीक है, अनुसूचियों की संख्या बढ़ गई है। इसके बाद संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। और संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 1951 से 1952 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में इन्होंने काम किया था संविधान सभा ने, और जब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों पर हम आ जाते हैं अपने चैप्टर से रिलेटेड। ये हमारा संविधान निर्माण हुआ, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट बातें जो याद रखनी है, तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट जो इसमें याद रखना है वो देखिए आप। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इसी बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और संविधान सभा की दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था, निर्वाचित कर दिया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। और लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर 3 जून 1947 की लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत का विभाजन किया गया था। जब संविधान सभा का गठन हुआ तो 389 सदस्य कुल रखे गए थे इसमें, ये 389 सदस्यों की संख्या होंगी। और जब विभाजन हो गया था 3 जून 1947 के बाद, विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए थे। और प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 समुदायों में बांटा गया था, मुस्लिम, सिख, सामान्य। ये आपकी इम्पोर्टेंट बातें थी जो आपको ध्यान रखनी थी। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। और इन 284 सदस्यों ने ही अंतिम रूप से पारित संविधान पर दस्तखत किए थे, हस्ताक्षर अपने किए थे। पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाता है, अंतिम रूप से पारित संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। अब देखिए हम आगे बढ़ाते हैं अपने चैप्टर को। संविधान सभा गठन यह वितरण केवल सतही तौर पर हमें बताता है कि संविधान सभा वास्तव में बना कैसे। हमारी संविधान सभा के सदस्य जो थे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे, पर उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधि परक बनाने का प्रयास किया गया था। अब संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के 28 सदस्य थे, 28 मेंबर्स थे। और इस पर कांग्रेस का वर्चस्व था, क्योंकि कांग्रेस ही इकलौती ऐसी पार्टी थी जो बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता आंदोलन में अपना मुख्य योगदान निभा रही थी। अब हम अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, मौलिक अधिकारों की तरफ। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में शामिल किए गए हैं। देखिए, भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। कारण क्या है? मैग्ना कार्टा देखिए 1215 में ब्रिटेन में जब नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए थे तो वो मैग्ना कार्टा था। ठीक है, तो इसीलिए, क्योंकि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को इसलिए कहा जाता है क्योंकि भाग 3 के द्वारा भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अब अनुच्छेद 12 से 35 तक में भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है। अब हम जब पढ़ते हैं, बात करते हैं, हमारे जो मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए थे। पहला समानता का मौलिक अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, पांचवा शिक्षा और संस्कृति का मौलिक अधिकार, छठा संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार और सातवां संपत्ति का मौलिक अधिकार। ये 7 मौलिक अधिकार मूल संविधान में सभी नागरिकों को प्रदान किए गए थे, लेकिन वर्तमान समय में हमारे पास कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसको मौलिक अधिकारों की सूची से निकालकर भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1978 में इसको सूची से निकाल दिया गया और 301 अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार उसको बना दिया गया।
विधिक या कानूनी अधिकार बनाया गया। जो हमारा पहला मौलिक अधिकार है वो उसका वर्णन है अनुच्छेद 14 से 18 में। समानता का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार अनुच्छेद 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। शिक्षा और संस्कृति का मौलिक अधिकार 29-30। और लास्ट में है संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32। ये सभी मौलिक अधिकार वर्तमान समय में नागरिकों के लिए है, भारतीय नागरिकों के लिए है। और कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो विदेशियों को भी प्रदान किए गए हैं, उनका वर्णन हम आपको आगे बताएंगे। पहले हम अनुच्छेद से ही ले लेते हैं। देखिए अनुच्छेद जो 12 है उसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। हमने 14 से देखा है ना, 14 से मौलिक अधिकार शुरू है हमारे। 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है और 13 में संविधान लागू होने से पहले देश में जितने भी कानून प्रचलित थे उनको रद्द करने की घोषणा कर दी गई। इसके बाद अनुच्छेद 33 में राज्य को सशस्त्र सेनाओं में अनुशासन बनाने के लिए उनके मौलिक अधिकारों में संशोधन की छूट दी गई है। और अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ लागू होने पर राज्य को मौलिक अधिकारों पर रोक लगाने की शक्ति प्रदान की गई है। और अनुच्छेद 35 की अगर हम बात करें तो 35 का संबंध ऐसे कानूनों से है जिनका उद्देश्य मौलिक अधिकारों को लागू करना है। बच्चों ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बस जो कुछ मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ ध्यान रखना है नॉलेज के लिए। लेकिन जो मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद हैं वो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। हम अपने पहले अधिकार पर आ जाते हैं, समानता का मौलिक अधिकार डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए समानता का मौलिक अधिकार का मतलब क्या है कि सभी व्यक्ति समान है कानून की निगाहों में। तो हमारा जो पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, सभी व्यक्ति बराबर है कानून के सामने, किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे कोई गोरा हो, चाहे काला हो, लंबा हो, छोटा हो, कैसा भी हो, किसी भी जाति हो, किसी भी धर्म का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई अन्य हो, कुछ भी हो, लेकिन कानून के सामने सभी बराबर है। जो जैसा जुर्म करेगा उसको वैसी ही सजा दी जाएगी। इसके बाद अनुच्छेद हम 15 पर आ जाते हैं। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब ये है कि अनुच्छेद 15 में 14 तो कानून के समक्ष समानता है, 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद अनुच्छेद 16 है। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता दी गई है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, आपसे एग्जाम में कभी कभी 1 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो अवसर की समानता, सरकारी नियुक्तियों में सभी के लिए अवसर की समानता होगी, किसी के साथ किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, छुआछूत का अंत किया गया है। यदि फिर भी कोई किसी के साथ छुआछूत करता है तो कानून में प्रावधान है, उसको सजा दी जाएगी, उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। और 1976 में एक कानून को पारित करके एक संशोधन किया गया था जिसमें नाम में परिवर्तन किया गया था, नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम। ये बनाया गया था ताकि किसी के साथ किसी भी आधार पर मतलब छुआछूत ना की जा सके। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया था, जैसे महाराजा, राजाधिराज और महान और इसके अलावा महात्मा, जितने भी प्रकार की उपाधियां स्वतंत्रता से पहले दी जाती थी उन सभी को हटा दिया गया। किसी प्रकार की कोई उपाधि किसी को नहीं दी जाएगी, केवल शिक्षा और सेना को छोड़कर, शिक्षा और सेना में उपाधियां दी जाएंगी, उसके अलावा कहीं भी कोई उपाधि नहीं दी जाएंगी। इसके बाद हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 में इसको दिया गया है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। इसमें भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण व बिना शस्त्रों के एकत्रित होने की स्वतंत्रता। भाषण की स्वतंत्रता का प्रयोग करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसे किसी भी प्रकार का कोई शब्द यूज ना करें जिससे कि देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचे। संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता है, पूरे भारत में घूमने की स्वतंत्रता है,
देश के किसी भी भाग में बसने और निवास करने की स्वतंत्रता है, व्यापार, व्यवसाय व आजीविका की स्वतंत्रता है। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 में प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 20 आता है। अनुच्छेद 20 में अपराध व दोष सिद्धि के संदर्भ में व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए गए हैं कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे कानून तोड़ने का दोषी मानकर दंडित नहीं किया जा सकता जो कानून अपराध करते समय लागू नहीं था। मतलब ऐसा अपराध जो कानून आज बना है और किसी व्यक्ति ने आपसे पहले कुछ अपराध किया था तो आज के अकॉर्डिंग उसको सजा नहीं दी जाएगी, उसको पिछले वाले के अकॉर्डिंग ही सजा दी जाएगी। और किसी भी एक व्यक्ति को एक गुनाह के लिए, एक जो उसने गलत काम किया है उसके लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जाएगी। किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 में है, किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण तथा दैहिक स्वाधीनता से, दैहिक प्राण और दैहिक मतलब अपने शरीर को, अपनी देह को सुरक्षित रखने का अधिकार हमें अनुच्छेद 21 में दिया गया है। अनुच्छेद 21A भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया था। अनुच्छेद 21A इसमें ये कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होगी। ये संशोधन कब किया गया था? 2002 में। कौन सा संशोधन था? 86वां। अनुच्छेद 22 में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार यदि किया जाता है तो उसे कुछ संरक्षण प्रदान किया गया है। अब वो संरक्षण क्या है? गिरफ्तारी का कारण वो जान सकता है। 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना जरूरी होगा। ये प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाता है। इसके बाद निवारक नज़रबंदी आता है। निवारक नज़रबंदी का मतलब होता है किसी को भी शक के आधार पर नज़रबंद कर देना, छिपा देना। 1975 में निवारक नज़रबंदी अनुच्छेद 22 का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया था। सबसे ज़्यादा दुरुपयोग किया गया था श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। उन्होंने क्या किया था? अपने बहुत सारे विपक्षी दलों के जो नेता थे उनको जेल में डाल दिया था, अंडरग्राउंड करके उनको रख दिया था। इसके बाद अनुच्छेद हमारा अगला मौलिक अधिकार आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 में मानव के व्यापार और बलात्श्रम, जबरदस्ती काम कराने पर रोक लगाई गई है कि मानव का व्यापार नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसे दास बनाकर ले जाया जाता था एक जगह से दूसरे जगह पर, तो ऐसा नहीं किया जाएगा। और किसी को दास बनाकर, गुलाम बनाकर भी नहीं रखा जाएगा। जैसे दास प्रथा थी, उसको हम कहते हैं मतलब बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी किसी से नहीं करवाई जाएगी। बंधुआ मजदूरी का मतलब होता है कि वो मजदूर जिसके साथ बंध गया, जिसने उसको अपनी मजदूरी पर रख लिया किसी जमींदार ने, तो वो उसके अलावा उसको छोड़कर किसी दूसरे की मजदूरी करने के लिए नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये गैर कानूनी साबित करे, मतलब ये आपको मौलिक अधिकार हो गया कि आपके साथ ऐसा नहीं होगा। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के जितने भी बच्चे होंगे उनको भारी कारखानों में काम नहीं करवाने दिया जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको दंडित किया जाएगा, उसको सजा मिलेगी, उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है हमारा अगला चौथा, अनुच्छेद 25 से 28 में। अनुच्छेद 25 में हमको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 26 में हम अपने धर्म से संबंधित बैठकें कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 में किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए करों से मुक्ति, मतलब कोई हमसे ज़बरदस्ती कर नहीं मांग सकता, धार्मिक कर हमसे कोई ज़बरदस्ती नहीं मांग सकता। हमारी इच्छा हो रही है कि हम भाई किसी को दान देना चाहते हैं तो हम दे सकते हैं, लेकिन कोई हमसे ज़बरदस्ती नहीं मांगेगा कि भैया तुमको ये देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। अनुच्छेद 28 में है कि हम कुछ शिक्षण संस्थाएं हो सकती हैं जिनमें धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाएगी। जैसे कि आपके मदरसे बने हुए हैं, क्रिश्चियन स्कूल्स बने हुए हैं, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। जैसे सिखों के स्कूल भी बने हुए हैं, यहाँ पर आपको धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन जो सरकारी विद्यालय होंगे, सरकारी संस्थान होंगे, वहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसके बाद हमारा 5वां मौलिक अधिकार है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 29 से 30 है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। जो अल्पसंख्यक है, जिनकी संख्या कम है, वो अपनी भाषा और संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। जो अल्पसंख्यक है वो अपने लिए शिक्षण संस्थाएं अलग से खोल सकते हैं ताकि उनकी जो संस्कृति है वो सुरक्षित रहे। जैसे कि हमारे उर्दू के लिए संस्थान, उर्दू अकेडमी वगैरह खुली हुई है, मदरसे खुले हुए हैं, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद इसके बाद हमारा 6वां मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
अनुच्छेद 32। अब इसमें हमें 5 प्रकार की रिट प्रदान की गई है अनुच्छेद 32 में। 5 प्रकार की रिट जिनको लागू करवाने के लिए हम डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय कहीं पर भी जा सकते हैं। उच्च न्यायालय यदि हम जाते हैं तो अनुच्छेद 226 का इस्तेमाल करके रिट जारी करवाने के लिए जाएंगे उच्च न्यायालय में, और अगर हम सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं तो अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके हम अपनी रिट जारी करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। ये 2 अनुच्छेद आपको याद रखने हैं। सर्वोच्च न्यायालय जाना है तो अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय जाना है तो अनुच्छेद 226। अब इसमें 5 प्रकार की याचिकाएं हैं। कौन कौन सी? रिट, लेख याचिका, एक ही बात है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। बंदी प्रत्यक्ष मतलब बंदी को प्रत्यक्ष करो, उपस्थित करो। जिस व्यक्ति को कैद किया गया है उसको उपस्थित करो। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना जरूरी है और उसको उसकी गिरफ्तारी का कारण बताना भी जरूरी है। अब जो इंदिरा गांधी ने 1975 में निवारक नजरबंदी करी थी, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है। तो बंदी को उपस्थित करना 24 घंटे के अंदर पास का जो भी मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने प्रस्तुत करना जरूरी है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का एक सिंगल लाइन में मतलब होता है कि बंदी को उपस्थित करो। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 5 नंबर में यदि पूछा जाएगा तो आपको पूरा संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का वर्णन करना होगा, और एक नंबर में पूछा जाता है तो फिर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का मतलब क्या होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। इसके बाद आया है अगला है हमारा, अगली रिट है हमारी परमादेश लेख, जिसको मैंडामस भी कहा जाता है। हाँ, हमारी जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है इसको हबीज कार्पस कहा जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को हबीज कार्पस कहा जाता है। और जो हमारी दूसरी है परमादेश लेख, मैंडामस इसको कहा जाता है। कभी कभी पेपर में परमादेश न लिखकर मैंडामस लिखकर आ जाता है। शायद 2015 के पेपर में ऐसा हुआ था, तो बच्चे कर नहीं पाए थे। तो आपको दोनों लैंग्वेज में ये रिट जो है तो दोनों लैंग्वेज में याद होनी जरूरी है। परमादेश का मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं। यदि कोई अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, ऐसा आपको लग रहा है और आपको लगता है कि इससे आपके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो आप रिट जारी करवाने के लिए इस अपने परमादेश लेख के अनुसार प्रार्थना पत्र लिख करके कोर्ट में जा सकते हैं और वो आपके लिए रिट जारी करेंगे, ठीक है। इसके बाद है प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध का मतलब होता है प्रोहिबिशन, मतलब कि मना करना, किसी को कोई काम करने से मना करना। यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति या कोई अधिकारी या कोई संस्था ऐसा काम कर रही है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो आप न्यायालय में जा सकते हैं और उस काम को करवाने से रुकवा सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि ऐसे रुक जाएगा कि भाई आप कोर्ट में चले गए और फिर कोर्ट ने आदेश दे दिया कि हाँ भाई जांच पड़ताल होगी, उसके बाद पूरा प्रोसीजर होने के बाद उसको वो काम करने से रोका जाएगा। इसके बाद चौथा है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा को अंग्रेजी में कहते हैं क्यू वारंटो। क्यू वारंटो मतलब किस अधिकार से आपने कोई पद ग्रहण किया, मतलब आपको ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति ने अयोग्य होने के बावजूद भी कोई पद धारण कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में आप कोर्ट में जा सकते हैं कि भाई इसने फलाने व्यक्ति ने इस तरीके से ये पद धारण कर लिया है जबकि वो इसके काबिल नहीं है, उसके पास उस पद की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तो आप कोर्ट में जाकर के याचिका लगा सकते हैं। तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट उसको आदेश देगा क्यू वारंटो, किस अधिकार से आपने इस पद को धारण किया, ठीक है। जांच पड़ताल चलेगी, अयोग्य पाया जाता है तो पद छोड़ना पड़ेगा, अयोग्य नहीं पाया जाता है तो फिर वो अपने पद पर बने रहेंगे। इसके बाद है उत्प्रेषण लेख। उत्प्रेषण लेख का मतलब होता है पूरी तरह से सूचित करो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पूरी तरह से सूचित करो में जो हमारे ऊपर के जो कोर्ट हैं वो निचली अदालतों से किसी भी मुकदमे को अपने पास मंगवा सकते हैं, उसकी पूरी सूचना को वो जान सकते हैं कि आप इस केस में क्या 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 कर रहे हैं, हमारे पास इसके सारी चीज़ें, सारे जो मुकदमे हैं सारे रिकॉर्ड हमारे पास लेकर आइए। तो ये था आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हमारे आते हैं आपातकाल और मौलिक अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपातकाल और मौलिक अधिकार मतलब पहले क्या था कि पहले क्या अभी भी है, आपातकाल में मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया जाता है। ये आपातकाल 3 प्रकार से लगाया जाता है, 3 प्रकार से। मतलब पहला आपातकाल हमारा अनुच्छेद 352,
जो राष्ट्रीय आपातकाल जिसको कहा जाता है, ये पूरे देश में लगाया जाता है। दूसरा अनुच्छेद 356 है। अनुच्छेद 356 राज्यों में लगाया जाएगा और इसको राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। और तीसरा अनुच्छेद 370 है। 370वां जो अनुच्छेद है वो वित्तीय आपातकाल है। यदि आपके देश में वित्त से संबंधित, धन से संबंधित कोई परेशानी आ जाती है तो वित्तीय आपातकाल लगाया जाएगा। वित्तीय आपातकाल हमारे देश में आज तक कभी भी इसका प्रयोग नहीं किया गया है, कभी भी ये नहीं लगा है। अब देखिए जो हमारा अनुच्छेद 352 है वो किन परिस्थितियों में लगाया जाता है। किसी भी देश ने हमारे देश के ऊपर आक्रमण कर दिया हो, इसी स्थिति में या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जाएगा। इंदिरा गांधी ने 1975 में जो आपातकाल लगाया था उसका कारण उन्होंने बताया था कि देश में अंदरूनी गड़बड़ी हो गई है। भाई देश में अंदरूनी गड़बड़ी हो गई, इसलिए उन्होंने आपातकाल लगा दिया। बल्कि कारण खैर अभी ये आपका पॉइंट नहीं है कि कारण क्या क्या थे। मेन चीज़ यही है कि इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया था वो उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया था कि देश के अंदर आंतरिक गड़बड़ी हो रही है, इसीलिए यह आपातकाल उन्होंने लगाया है। लेकिन इस शब्द को हटा दिया गया। अब क्या कर दिया गया कि यदि देश में सशस्त्र विद्रोह होता है, किसी देश का कोई देश हमारे देश के ऊपर आक्रमण कर देता है, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 352 लगाया जाएगा। 356 की बात आ जाती है। 356 कब लगाया जाएगा? यदि किसी राज्य की सरकार संविधान के अनुसार अपने देश में शासन ना कर पा रही हो, असफल हो रही हो, तो वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकते हैं वहाँ पर आपातकाल लगाने की कि भाई यहाँ पर जो शासन है वो संविधान के अनुसार ठीक प्रकार से नहीं चलाया जा रहा, आप यहाँ पर आपातकाल लगा दीजिए। तो ऐसे ही नहीं लगेगा, जो रिटर्न में रिक्वेस्ट जाएगी उसके बाद लगाया जाएगा। तो अनुच्छेद आपातकाल और मौलिक अधिकार। आपातकाल मैंने आपको बता ही दिए हैं। और मौलिक अधिकार, देखिए दो मौलिक अधिकार ऐसे हैं। आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकारों को रद्द कर दिया जाता है। आप किसी मौलिक अधिकार को लेकर के कि इसका हनन हो रहा है, इसका हनन हो रहा है, कोर्ट में नहीं जा सकते। केवल दो मौलिक अधिकारों को लेकर के जा सकते हैं। कौन सा? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। मतलब आपको गैर कानूनी तरीके से बंदी बना लिया है तो भी कारण भी आप जान सकते हैं, है ना। आपके जो अधिकार हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। और अनुच्छेद 21 मतलब आप किसी भी देश में चाहे कोई भी परिस्थिति आ गई हो, आपको अधिकार है कि आप अपने शरीर को सुरक्षित रख सको। ठीक है, कोई भी आपको नुकसान ना पहुंचाए, इस चीज़ के लिए आपको मौलिक अधिकार आपातकाल की स्थिति में भी प्रदान किया गया है। ये आपके मौलिक अधिकार कंप्लीट होते हैं। मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था कि कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो गैर नागरिकों को मतलब विदेशियों को भी प्राप्त हैं। अब वो कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 17, 18, 20, 28, 30 और 32। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता विदेशियों को भी है। 17 छुआछूत की समाप्ति है। 18 उपाधियों का अंत है। 19 पहले के अपराध के लिए दोषी नए कानून के अनुसार सजा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 20 और इसके बाद अनुच्छेद 28 मतलब अनुच्छेद 28 में सरकारी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक। अनुच्छेद 30 भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को विद्यालय खोलने की स्वतंत्रता और अनुदान में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकार ने अनुदान देने का प्रावधान बनाया हुआ है और कोई विदेशी हमारे देश में आकर के अपनी कोई संस्था खोलती है तो सरकार उनके साथ भेदभाव नहीं करेगी, सरकार उनको भी अनुदान देगी। ये आपके हुए वो मौलिक अधिकार जो विदेशियों को भी प्राप्त हैं। अब मौलिक अधिकारों के महत्व की बात करते हैं। क्या महत्व? भाई इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं हमने, क्या महत्व है? देखो, कोई हमें ज़बरदस्ती कैद भी नहीं कर सकता, हम अपने आप को सुरक्षित भी रख सकते हैं ना। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को और नागरिकों की जो स्वतंत्रता है उसको बनाने का आधार है, उसको बनाए रखते हैं। मौलिक अधिकारों ने समाज के दलित शोषित समाज में नई चेतना जगाई है। मौलिक अधिकार राज्य और नागरिकों के संबंधों को निश्चित करते हैं और सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। मौलिक अधिकार समाज के स्तंभ हैं, समाज के खंभे हैं मौलिक अधिकार। यदि आपसे मौलिक अधिकार छीन लिए जाएं तो आप किसी भी प्रकार के किसी भी शोषण के शिकार हो सकते हैं। तो मौलिक अधिकारों ने आपको कितनी सारी सुरक्षा प्रदान की है। ठीक है, अब देखिए मौलिक अधिकारों की आलोचना भी की जाती है। आलोचना क्या है? अनेक प्रतिबंध लगे हुए हैं कि भाई आप ऐसा करोगे, आपको भाषण देने की स्वतंत्रता तो है लेकिन आप ऐसे शब्दों का ध्यान रखोगे जिससे देश की एकता अखंडता को नुकसान ना पहुंचे। तो कुछ लोग जो इसके आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि इतने तो अधिकार नहीं दिए जितने की प्रतिबंध लगा दिए, इसीलिए आलोचना का कारण इसको बनाया है। आर्थिक अधिकारों की गैर मौजूदगी दूसरा कारण है। देखिए, हमने इतने सारे मौलिक अधिकार पढ़े, कहीं पे भी हमने ये नहीं पढ़ा कि हमें काम का अधिकार है।
ठीक है। तो ये आर्थिक अधिकार नहीं दिए गए हैं, ये भी आलोचना का कारण है। निलंबन की व्यवस्था, आपातकाल में इनको रद्द किया जा सकता है। भैया फिर तो हमारे कोई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता ही रहे, तो ये यहाँ पर आलोचना का एक कारण है। वकीलों का स्वर्ग बन गया है। मौलिक अधिकारों में देखो, कोई आम आदमी को हम सुनाने लगे तो उसे आसानी से समझ में नहीं आएगा, वो कहेगा भैया ये क्या होता है, ये क्या होता है, ठीक है। तो ये जो है जिसमें जिस शब्दावली का प्रयोग किया गया है ये कठिन है, आम आदमी इसको नहीं समझ सकता, इसीलिए इसको वकीलों का स्वर्ग कहा है। वकीलों की समझ में आती है ये भाषा। महंगा न्याय है ना, न्याय इतना महंगा है, गरीब आदमी न्याय मांगने के लिए कोर्ट में जा नहीं सकता, और न्याय में देरी भी है। समानता का उल्लंघन हो रहा है ना, विभिन्न पदवियां दी जा रही हैं, पदवियां जैसे ये हमारे नोबेल पुरस्कार वगैरह दिए जाते हैं, ये सब तो दिए ही जा रहे हैं, और एक तरफ मना कर दिया है, फिर एक तरफ ये भी कह दिया कि इन 2 क्षेत्रों में दी जाएंगी। अब निवारक नज़रबंदी का जो 1975 और 77 में सर्वाधिक प्रयोग किया गया था, तो यहाँ पर भी ये आलोचना का कारण बना हुआ है। यहाँ हमारे मौलिक अधिकार कंप्लीट होते हैं। अब हम नीति निर्देशक तत्व अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, बाकी के जो 2 पॉइंट हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए आप करते रहिए अपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और बच्चों बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना, आपको मौलिक अधिकार अच्छे से याद हो जाएंगे, रट जाएंगे, एग्जाम में किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको नहीं होगी। धन्यवाद बच्चों।